हाँ DCT3 इलस्ट्रेशन 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से एक्सरसाइज तो क्लास में ही हो गई थी, है ना? हाँ, और इलस्ट्रेशन में तो डाउट आते नहीं, है ना? हाँ DCT3 फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड हैंस प्रूव, थर्ड का आगरा, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का हैंस प्रूव, सिक्स का दिल्ली, दिल्ली दिल्ली डिस्क घूम रही है तो इसके अक्रॉस बैटरी बनेगी। सेवन का चेन्नई बॉम्बे, बॉम्बे चेन्नई। एट्थ का बॉम्बे। क्या ये समझ में आया कि इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया जा सकता है? नाइन्थ का दिल्ली, नाइन्थ का एग्जैक्ट दिल्ली, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स, डायमीटर सेम है क्या? नंबर ऑफ स्पोक से फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे एक में 3 होते और एक में 5 होते, तो इसमें 3 बैटरी बनती, इसमें 5 बैटरी बनती, लेकिन ईएमएफ तो वही आता आंसर। बात समझ में आई? और सॉलिड मान लें तो इनफाइनाइट स्पोक सोच सकते हो, लेकिन सभी में बैटरी आपस में बराबर होंगी। और कितना? 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। 10th का हैंस प्रूव्ड हो गया। 11 का दिल्ली, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी 11 देखते हैं अभी, रुक जाओ। 12th का आंसर चेन्नई, 13 बॉम्बे, 14 दिल्ली, 15 16 17, ओके, आंसर हैंस प्रूव्ड है। अगले 18 का आगरा, 19 बॉम्बे। धक्का देखो किस तरफ लगा, क्रॉस बढ़ रहा है क्या? क्रॉस बढ़ रहा है, तो डॉट सपोर्टिंग ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, इसका मतलब यहां प्लस चार्ज आ गया होगा, यहां माइनस, तो बैटरी ऐसी कुछ बनी होगी। 20 का चेन्नई, 17 और 20 सेम है क्या? 21 का बॉम्बे, 22 बॉम्बे, आउटसाइड पूछा है। 23, 24, 25, 26, 27, गोला लगा लिया, देखते हैं अभी अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्मल टू द प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जेड, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड एक बी वाई आई कैप, एक बी वाई आई कैप और एक बी जेड के कैप। अब जरा देखिएगा, इसमें इस वाले का फ्लक्स हमेशा इस पे 0 होगा। फ्लक्स ड्यू टू बी जेड इज ऑलवेज 0। अब फ्लक्स ड्यू टू बी वाई, और बी वाई की जगह बी वाई इंटू पाई आर स्क्वायर, या तो साइन ओमेगा टी बनेगा या कॉस ओमेगा टी बनेगा, तो साइन ओमेगा टी बनेगा। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स 0 है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का। ईएमएफ पूछा है क्या? तो डेरिवेटिव कर दो, तो बी वाई पाई आर स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस वाला फंक्शन मतलब आंसर डेली, ठीक है? क्या कोई दिक्कत है? तो इससे वेरीफाई करिए कि टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। या ऐसे सोचो कि इनिशियली एंगल 90 डिग्री है, टाइम टी में ओमेगा टी घूम जाएगा, तो फ्लक्स बनेगा बी डॉट ए, और ये बी ए कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, तो बी ए साइन ओमेगा टी।
चलो अब आ जाओ क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 इस पे। चलो 1 to 15 कोई और डाउट हो तो बता दो जल्दी। 1 से 15, 7 7 7 का ओके नीचे है फिगर। हाँ 7 का फिगर ये है, ये लेंथ L, ये 2L, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, टोटल 3L होगी ना, ओके टोटल 4L, ओके ये ऐसा है V क्रॉस, तो यहां बैटरी बनेगी हाफ बी ओमेगा 3L का होल स्क्वायर, और एक यहां बैटरी बनेगी ऐसी हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। बस हो गया। तो AOC। तो अब आ जाओ अगले पेज पे, पेज में 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन है। तो इनमें आ गया आपको डाउट 17 में। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये 3 बार आ चुका है इस तरह का। याद दिलाता हूं, एक बार हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। एक बार आया जब हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, और अब हम ईएमएफ निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए μ0/4π I इंटू 2π/r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स dn का इंटीग्रेशन, और dn की वैल्यू कितनी है, n/b - a dx। मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू पाई r स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स dn। कुछ समझ में आया? और ईएमएफ निकालने के लिए dB/dt इंटू पाई r स्क्वायर, ये ईएमएफ आता, लेकिन इसके टर्न्स कितने यूज होंगे, dn। तो dB/dt इंटू पाई x स्क्वायर, जो x लेंथ पे सर्कल बनता, उस सर्कल पे ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, उसमें टर्न्स dn है। और मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे फील करने की कोशिश करिए कि ये कई बैटरी जुड़ती जा रही हैं। इसकी एक अलग बैटरी है, एक इसकी बैटरी है, सोच पा रहे हो? हर लूप की अपनी एक बैटरी है। तो हमने किसी एक्स डिस्टेंस पे बैटरी देखी, वो इतनी थी, ऐसी डीएन लूप्स थी तो इतनी बैटरी बन गई, और सभी बैटरीज एक के बाद एक ऐड होती जा रही है, सीरीज में है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। dB/dt एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स पे तो डिपेंड करेगा नहीं, बाहर निकल आएगा। एक्स स्क्वायर का पाई b³ माइनस a³ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बाय b - a dx और dB/dt। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है। पक्का आ गया समझ में कि स्पाइरल के तीनों क्वेश्चंस? अब आ जाओ इस पेज पे, अब कोई नहीं है डाउट। हाँ बोलो। 19? हाँ नहीं, गलत करने से आगरा आएगा। अरे सुन तो लो, बता रहा हूं क्या गलत करने से। 19 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना है, यहां तक ठीक है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो तुम ये कह रहे हो कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे वोल्टेज गिरेगा, यही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों? ध्यान देना क्यों। क्योंकि ये जो सर्कुलर वाली लूप है, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। दरअसल इस रॉड में 2 फील्ड आए हैं। कौन से? एक ये वाला इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच पा रहे हो, और एक सादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस के डिपॉजिट होने की वजह से आया। पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से आता है, इसकी वजह से नहीं, क्योंकि ये तो एक BQV नाम का ही फोर्स है। जैसे BQV धक्का दे रहा था, ऐसे ये धक्का दे रहा है। ये नॉन कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा चार्जेस की वजह से ही लिखा जाएगा। इवन अगर यहां कंडक्टर होता ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग ही नहीं होती। दिखाता हूं कैसे, जरा सोचिएगा। ऐसा होता, अब हमसे पूछा होता बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए अभी कंट्राडिक्शन दिखाता हूं।
अगर आप ऐसे जाते तो बी का पोटेंशियल कम होता, ऐसे जाते तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होता। ये तो रास्ते पे डिपेंड कर गया। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहे हैं, पर अभी रुकिए, अभी तो एक और रास्ता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो निकल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। अगर मैं ऐसे जाता तो हमेशा परपेंडिकुलर होता। तो इसने कहा V और VB बराबर हैं, इस रास्ते ने कहा B का पोटेंशियल कम है, इस रास्ते ने कहा B का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इतने सारे रायते फैल गए। तो कंक्लूजन ये है कि इसका पोटेंशियल होता ही नहीं है। पोटेंशियल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फील्ड्स। समझ गए? अगर फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, देयर इज नो सेंस ऑफ पोटेंशियल एट ऑल। याद करिए B डॉट DL, हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो आया समझ में? तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन यहां क्यों डिफाइन हो गया कंडक्टर में? क्योंकि इसने डिफाइन नहीं किया है। जो चार्जेस जमा हो गए, उनने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया है। आया समझ में? इवन ये सोचिए, इसमें चार्जेस जब मूव कर रहे थे, धक्का लग रहा था BQV का, तो BQV की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया था। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसकी वजह से था ना, चार्जेस के जमा होने की वजह से। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है विच ओरिजिनेट्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, समझ गए, वही पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो फील्ड है वो तो बस एक धक्का है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो जहां आपने लिखा है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड फील्ड लाइंस एंड हेंस इज नॉन कंजर्वेटिव in nature and we can't assign potential to it। जहां आपने ये इंट्रोडक्शन लिखा होगा इसका, वहां ये पॉइंट लिख लीजिए। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कह रहा हूं? ड्यू टू टाइम वेरिंग B। ये रॉड, हाँ, तो इस लूप, अगर रॉड की बात करो तो पूरी रॉड में ऐसी बैटरी बनी है, दो या कई, ऐसे घूम के जाओगे तो जीरो है ही ना। हम तो इस और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा से प्रॉब्लम है। फिर ये बताओ, ऐसी लूप होती कोई भी, अब आप इसमें से कोई भी क्लोज लूप में जाओ, EMF जीरो ही आएगा, लेकिन इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। लूप में जीरो है क्योंकि बैटरी कट गई है। तो फैराडे लॉ तो पूरे क्लोज सिस्टम की बात करता है ना। तो रॉड को अगर क्लोज सिस्टम मान लिया, मतलब आप इसकी बात करो, इस पाथ की, लेकिन हम कह रहे हैं सिंगल ये पाथ। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या है? नॉन कंडक्टिंग रिंग है, चार्ज Q, ऐसी रिंग रखी हुई है टेबल पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कितना है? B0T²। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ½ R dB/dt, ½ R2B0T, RB0T। टॉर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का Q इंटू E इंटू R, तो QR²B0T। और इट स्टार्ट स्लिपिंग कब? व्हेन टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। तो QR²B0T इज ग्रेटर देन μmgr। तो टाइम t की वैल्यू μmg/QRB। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा,
If the magnetic field is switched off after 4 seconds, angular velocity just after switching off. ये टाइम कितना है और 2 सेकंड है क्वेश्चन में. अब देखिए t इक्वल टू t लेस देन 2 सेकंड पे इक्विलिब्रियम है. टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक और टॉर्क फ्रिक्शन बैलेंस हो गया है. लेकिन t ग्रेटर देन 2 सेकंड पे टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मोर देन टॉर्क फ्रिक्शन. इसका मतलब इसका अल्फा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क क्यू आर स्क्वायर बी नॉट टी, फ्रिक्शन का टॉर्क म्यू एम जी आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. ये अल्फा आया तो ओमेगा विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा विथ टाइम 2 से 4, क्योंकि अल्फा टाइम का फंक्शन है. एवरेज से कर सकते हैं, हालांकि यहां देख लो अल्फा टाइम का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे ओमेगा. ठीक है. और अब ये जो ओमेगा फाइनल मिल गया, अब लास्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा ओमेगा स्क्वायर बाय फ्रिक्शन बाय अल्फा ड्यू टू फ्रिक्शन. टाइम पूछा है या थीटा पूछा है? थीटा. ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा, वी स्क्वायर बाय 2g की तरह. और फ्रिक्शन का अल्फा कितना होगा? अल्फा ड्यू टू फ्रिक्शन म्यू एम जी आर बाय एम आर स्क्वायर, म्यू जी बाय आर. तो पहले क्वेश्चन में इसको मोशन करानी है 2 सेकंड में, तो ये डेटा दे रखा है. दूसरे में 2 से 4 तक एक्सीलरेट किया तो 2 से 4 तक अल्फा dt का इंटीग्रेशन, ओमेगा आ गया. फाइनल ओमेगा मिला, फ्रिक्शन इसको रोक रहा है तो वी स्क्वायर बाय 2g, तो वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा. चलो तो 3 क्वेश्चन दिए थे. एक क्वेश्चन शायद ऐसा था, डायमेंशंस क्या थी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस dB बाई dt की वैल्यू +30 टेस्ला पर सेकेंड, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. माइनस घट रहा है. चलो घट रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस सपोर्टिंग आंसर आएगा. अब यहां ये समझिए इस लूप का अलग आंसर है, इस लूप का अलग आंसर है. इस लूप का आंसर तो पहले रेजिस्टेंस बना लें. 0.1 1 ओम, आधा ओम, आधा ओम. ये रेजिस्टेंस कितना है? बीच वाला 1 ओम, 1 ओम, यही तो है 1 ओम. अब इसकी बैटरी एरिया dB बाई dt, एरिया कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. dB बाई dt कितना है? 30, 1500, 0.15 वोल्ट. इसकी बैटरी A dB बाई dt 0.3 वोल्ट. एरिया डबल है, बैटरी 0.3 वोल्ट होगी. अब इस वाले की बैटरी और इस वाले की, ये डॉट सपोर्टिंग बैटरी है, क्रॉस सपोर्टिंग, सॉरी क्रॉस सपोर्टिंग बैटरी है. ये भी क्रॉस सपोर्टिंग बैटरी है, और ये कितनी है? 0.3 वोल्ट. अब यहां देखिएगा कि आंसर ये ऐसे निकलेगा. ये सर्किट कंप्लीट हो गया. हमें ये नहीं पता ये 0.15 इस लाइन में कहां है. समझ गए? ये हमें नहीं पता 0.3 इस लाइन में कहां है, लेकिन करंट तो सही निकल आएगा. समझ में आया? दरअसल इस पूरी लूप में जाने पे 0.15 का ड्रॉप आना चाहिए. ड्रॉप मतलब मैं E-IR की बात नहीं कर रहा हूं, EMF. तो इस पूरी लूप में 0.15 का EMF है, इस पूरी लूप में 0.3 का EMF है. समझ गए? तो इस लूप का अलग इधर बनाइए, इस लूप का अलग इधर बनाइए. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब ये सर्किट सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ ये कह रहा है कि इस पूरे में राउंड लगाने पे 0.15 आना चाहिए, इस पूरे में राउंड लगाने पे 0.3 आना चाहिए. क्वेश्चन अब इसमें ये उठा, मैंने यहां क्यों नहीं बनाया? कुछ भी बना लो फर्क पड़ेगा नहीं. ज्यों ही यहां कुछ बनाओगे ये वैल्यू बदल जाएगी.
और ये वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा। ये मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह दे रहा हूं? देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने यहां पे 0.1 वोल्ट की बैटरी बना दी, अगर यहां 0.1 वोल्ट की बनाई, लेकिन इस लूप में 0.15 जाना है तो ये 0.25 बनेगा, और अगर आपने ऐसा बनाया तो यहां पे ये 0.2 वोल्ट बनेगा। क्या ये दिखा? क्योंकि हमें यही तो करना है कि इस पूरी लूप में 1.5 वोल्ट का चेंज आना चाहिए ऐसे घूमने पे, इस पूरी लूप में 0.3 वोल्ट का चेंज आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। वजह I1, इस पे I1 मान लें, इस पे I2 मान लें, इस पे I3 मान लें। I1 I2 I3। अब जरा देखें, I1 I2 I3 में एक रिलेशन तो है, वो दोनों में सेम है। अब दो एक रिलेशन यहां से एक यहां से, लेकिन सोचिए जो इक्वेशन इसकी बनेगी एग्जैक्टली वही इक्वेशन उसकी बनेगी। सोचो, क्योंकि इस इक्वेशन को कैसे बनाओगे? I1 इंटू इतने का लॉस, यहां भी I1 इंटू उतने का लॉस, I2 इंटू इसका गेन, I2 इंटू उसका गेन, इसमें एक 0.5 का एरर आएगा। रेजिस्टेंस के आंसर बिल्कुल सेम होंगे, वोल्टेज के आंसर भी सेम है, तो केवीएल सेम है। जब केवीएल ही सेम है तो आंसर सेम आएगा। नहीं आया समझ में? तो केवीएल ही सेम है तो जो आंसर भी सेम ही आएगा। आंसर कैसे गलत हो जाए जब इक्वेशन ही सेम बन रही है? इसीलिए कौन बीच में बैटरी लगाने का रट्टा करे? इसकी बैटरी इधर लगा लो, उसकी बैटरी उधर लगा लो, सॉल्व कर लो। क्या है आंसर? अब आंसर निकालने, किसका निकालना है? चलो, तो 0.15 वोल्ट और 1.5 ओम ये बना, ये 1 ओम बना, ये बीच वाले का 3 ओम और 0.3 वोल्ट। 2 ओम है, ये 2 ओम है। ओके, तो अगर हमें इस वाले ब्रांच से करंट निकालना है तो इन दो को कंबाइन करना पड़ेगा। 0.3 इंटू 1/4, 0.3/4, तो 0.3/4, और रेजिस्टेंस कितना बना? 3/4। ये बैटरी कितनी है? 0.15, 2 ओम। ये कितना बना? 0.075। तो ये बैटरी जीतेगी। करंट ऐसा आएगा, 0.15 माइनस 0.075 बाय रेजिस्टेंस 2 + 3/4। पॉइंट ऐसी थी क्या? ओके, जुड़ रही थी, ठीक है। तो ये बना, ये तो नीचे बना 11, ऊपर बना 0.6 + 0.3, 0.99/110 एम्पियर। तो इस वाले से आंसर आया ऊपर। तो नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? तो पक्का समझ में आया? इस लूप का इस लूप में अलग कर दो, उस लूप का उधर बना दो, सो दैट ओवरलैपिंग हो ही ना, और फिर सर्किट सॉल्व कर दो। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन यही है, ऐसे बना दो, बाकी का निकाल लेना। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कुछ था, फिगर यही था क्या? 3 ओम, 2 वोल्ट, डॉट क्रॉस 6 वोल्ट। 1 मिनट, तो मेरे में डेटा बदल गया फिर।
मैंने लिखते समय डेटा चेंज कर दिया, ये यहां सही है। 6 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम है, बाकी ठीक है। ये बी डॉट है, इंक्रीजिंग एट 2 टेस्ला पर सेकेंड, ये डिक्रीजिंग एट 3 टेस्ला पर सेकेंड। अब इस वाले क्वेश्चन में एक बैटरी इस लूप में बनेगी, तो इस लूप में जो ईएमएफ डेवलप होगा, एरिया कितना दिया था 0.4 और इसका 0.4 इंटू 2 0.8 वोल्ट की। और चूंकि डॉट बढ़ रहा है तो क्रॉस सपोर्टिंग, इस वाली लूप में एरिया डीबी बाई डी टी 1.5 इंटू 3 4.5 वोल्ट की, और 4.5 वोल्ट क्रॉस कम हो रहा है तो क्रॉस सपोर्टिंग। और ये कितनी है, लूप रेजिस्टेंस 3 ओम। अब बस ये सोचना है इन तीनों बैटरी का क्या करना है। तो आप किसी एक लूप में मूव करें, जैसे यहां से मूव करें, ठीक है। और लूप में जब आप मूव करोगे तो जैसे मान लो ऐसे मूव करते हैं, तो 6 बढ़ा, 4 कम हुआ और 1.5 बढ़ा। कौन सी उल्टी है? ओके, 4 की जगह 4.5 है, ये कह रहे हो? हाँ, और ये 0.8 थी। हाँ। तो डायरेक्शन देखिए कैसे देखा, 6 बढ़ा, 4.5 कम हुआ और अब ऐसे आए, तो 0.8 बढ़ा बाय रेजिस्टेंस 3, तो 2.3 बाय 3। और डायरेक्शन कैसे आई, इस पे करंट ऐसे, इस पे ऐसे। और तीसरा क्वेश्चन, ये एक फिक्स्ड स्मूथ रिंग थी। अरे बातें करना बंद करो, क्या हो गया ये पॉइंट चार्ज है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन बी हमने सडनली स्विच ऑफ कर दिया, यही है सडन स्विच ऑफ। सडन स्विच ऑफ करोगे इसका मतलब dB बाय dt विल टेंड टू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ½ R dB बाय dt, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ये, और F इलेक्ट्रिक विल टेंड टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये इंपल्स का क्वेश्चन बन गया। ये इंपल्स लगाने का तरीका है, मतलब dt टाइम में ये इनफाइनाइट फोर्स है, तो यहां वेलोसिटी एक्वायर्ड इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन बाय मास। और इंपल्स कितना, तो dt से dt मल्टीप्लाई कर दें तो Q½ R डेल्टा B। कुछ समझ में आया? बाय मास। तो ये इस क्वेश्चन में डेल्टा टी कट गया, QRB बाय 2m, और इसे मास वेलोसिटी मिल गई √5gr के बराबर कर दो। 4gr, सॉरी, दोनों तरफ से पाइप है इसीलिए 4gr आएगा। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता तो 5gr लेते, क्योंकि यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होने की प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक नहीं छोड़ सकता वहां पे, तो √4gr के इक्वेट कर दो। तो देखिएगा जहां भी सडन कुछ लिखा रहता है, मतलब वहां सडन जब लिखा है तो बड़ा चेंज एक साथ आया है, और बड़ा चेंज एक साथ है तो मे बी पॉसिबल कि ये इंपल्स का क्वेश्चन हो। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, इंपल्स का क्वेश्चन, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ये वायर इस पर रखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वायर हम स्विच क्लोज करें, सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है, तो जो ही स्विच क्लोज करोगे अगर सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी एकदम से लूज कर जाएगा, चार्ज एकदम से लूज कर जाएगा, यही होगा।
तो दरअसल स्विच ऑन करने पे इस वायर पे एक करंट आता, लेकिन सोच पा रहे हो ये करंट इंफिनिटी होगा क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है। करंट इंफिनिटी होगा, इसका मतलब फोर्स कितना है, बी आई एल, ये भी इंफिनिटी होगा। तो इंपल्स कितना है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन बी आई एल डी टी, और आई डी टी कितना है, क्यू। समझ में आया? सडन चेंज हुआ तो सडनली एक बहुत बड़ा करंट आया, लेकिन बहुत बड़ा फोर्स है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन हमें बी एल क्यू पता है, ये हमारी इंपल्स हो गई। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, बी एल क्यू बाय मास। तो हाइट पूछी है तो वी स्क्वायर बाय 2g। ये डीसीटी में आ चुका है पहले क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट में था। तो बस मैं रिलेट करना चाह रहा हूं कि यहां सडन करंट फ्लो, चार्ज फ्लो किया, यहां सडन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। चलो तो फिर कहां आ गए अपन, हां अगले कॉन्सेप्ट पे। अरे बस, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। चलो अब देख लो, सेल्फ इंडक्शन सिंपली क्या है, खुद की वजह से खुद पे एक फ्लक्स आएगा। जैसे अगर किसी लूप में आप करंट भेजते हो, तो ज्यों ही लूप में करंट भेजोगे अपने आप इसका खुद का फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स ड्यू टू इट्स ओन करंट बनेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली करंट। समझ गए? जितना बड़ा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। करंट दुगना करोगे मैग्नेटिक फील्ड दुगना हो जाएगा, तो फ्लक्स दुगना हो जाएगा। लेकिन ये ज्योमेट्री का भी रोल है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो हर पॉइंट पे अलग अलग है। और इवन अब समस्या ये है कि इसका तो हम सेंटर के अलावा कहीं और का जानते भी नहीं। समझ गए? लेकिन इतना कह सकते हैं कि इक्वल टू जो भी लिखेंगे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे मैं नाम दे रहा हूं L, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L, और दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, ज्योमेट्री। बात समझ में आई? तो सेल्फ इंडक्टेंस ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग होगा। तो जितना हमने करंट भेजा, खुद के करंट की वजह से खुद पे एक फ्लक्स लिंक हो रहा है। आया समझ में? और इवन मैं इसमें एक और लिख रहा हूं, बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये नाम समझ में आया, बैक ईएमएफ। मतलब अगर आप इसमें करंट बढ़ाना चाहोगे, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो एक उल्टी बैटरी पैदा हो जाएगी इसके अंदर, जो इस करंट को रोकेगी। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब जब जब इसमें करंट पैदा करने की कोशिश करोगे, ये खुद से फ्लक्स बदल देगा, और फ्लक्स बदलेगा तो एक उल्टी बैटरी उसकी वजह से पैदा होगी। उसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। हां, अगर वो करंट घट रहा होगा, अगर इससे करंट घटाओगे तो सपोर्ट करने वाली बैटरी पैदा होगी। पक्का समझ में आया? तो ये खुद ने खुद पे एक एक्स्ट्रा बैटरी बना रखी है। ये प्रॉब्लम कॉइल्स के साथ हमेशा है, लेकिन कब? जब करंट बदल रहा हो। अगर करंट कांस्टेंट हो तो इसका कोई रोल नहीं है। मतलब ये डीसी करंट में तो नॉर्मल रेजिस्टर की तरह ही है। मतलब मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा होता और बैटरी 6 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो करंट 3 एंपियर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा इसी क्वेश्चन में आप सोचें कि अगर मेरा ये ईएमएफ टाइम का फंक्शन है, इस पर रेजिस्टेंस आर है, तो करंट टाइम का फंक्शन होगा। लेकिन इस बार इस करंट का आंसर ई बाय आर नहीं होगा, क्योंकि क्या बनेगा बता सकते हो? ई माइनस एल डी आई बाय डी टी बाय आर इक्वल टू आई। तो ये समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमने ई लगाया
इसने एक बैक ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी पैदा किया, तो दूसरी बैटरी इसने खुद ने बना ली है, बाय रेजिस्टेंस ये करंट आई आएगा। पक्का? लेकिन अगर ये एल निग्लिजिबल होता तो फिर नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी काम कर जाता। आ गया? तो दरअसल हम अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उन सभी में सेल्फ इंडक्टेंस निग्लिजिबल था। कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखा भी था नेग्लेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं भी लिखा था तो भी हम नेग्लेक्ट ही कर रहे थे। लेकिन पक्का समझ में आया? ठीक है। तो ये कब दिक्कत है? ज्यों ही हम स्विच ऑन करते हैं, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे किसी कॉइल में तो उसमें इनिशियली करंट बढ़ेगा, तो एक बैक ईएमएफ पैदा होगा जो उस करंट को सडन बढ़ने नहीं देगा। आया समझ में? तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें यह समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इसमें बल्ब लगाया होता तो बल्ब तुरंत के तुरंत नहीं जलता, कुछ टाइम लेता जलने में। और सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका असर आएगा। तो ओवरऑल सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया क्या प्रॉपर्टी है? सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट। अपोजेस करंट नहीं, करंट को अपोज करने वाला तो रेजिस्टेंस है। यह करंट के बदलाव को रोकता है। बढ़ा रहे होगे तो घटाना चाहेगा, घटा रहे होगे तो बढ़ाना चाहेगा। पक्का समझ में आया? तो सेल्फ इंडक्टेंस मैथमेटिकली क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। तो मैं सेल्फ इंडक्शन की दो डेफिनेशन लिख रहा हूं। पहले ये प्रॉपर्टी, पहले पूरा लिख लें दो मुझे फिर छापना। ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस चेंज इन current and hence magnetic flux in it। और अगर इसकी मैं न्यूमेरिकली डेफिनेशन लिखूं तो न्यूमेरिकली it is defined as amount of flux linked with coil when 1 unit current flows through it। अब आपको ये डेफिनेशंस अच्छी लगेंगी। फ्लक्स की वो वैल्यू, जब करंट की वैल्यू 1 ले लो तो एल ही फ्लक्स है। आया समझ में? तो ये वही प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक एक्स्ट्रा बैटरी इसके अंदर बन जाएगी और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चेंज होके ऐसी आ जाएगी। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में इसकी वजह से क्या बदलाव होगा। फिलहाल इस तरफ वाला छाप लो। हां, एसआई यूनिट लिखना भूल गया मैं इसका। एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी? वेबर पर एम्पियर बनेगी। और इतना इंपॉर्टेंट कि इसको एक नई यूनिट मिलने वाली है, हेनरी। इसकी एक यूनिट है हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस में हमने फेराड यूनिट दी थी, रेजिस्टेंस में भी ओम थी क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर ओम, और इसमें वोल्ट पर कूलम कैपेसिटेंस आया था, मतलब कूलम पर वोल्ट, और यहां आया वेबर पर एम्पियर। तो उस नाम याद रखिए।
लिख लिया? इसमें तो सेल्फ इंडक्टेंस खुद ही करंट नहीं फ्लो होने देगा। अभी आएगा, अभी आएंगे डिटेल में, अभी तो बस रोकता है, कैसे रोकता है वो कुछ देर बाद पता चलेगा। चलो अगला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और दरअसल इसमें सेल्फ इंडक्टेंस हम एक ही चीज का निकाल पाएंगे, सोलेनॉइड। बाकी का हमसे किसी का नहीं निकलेगा। ये करंट आई। अब जरा देखिएगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स n, तो इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड खुद का आ गया है, तो फ्लक्स लिंक्ड कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई इंटू एरिया, म्यू जीरो एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ इंटू आई। और कंपेयरिंग विथ क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया? म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। लेकिन अगर मैं इसी में कहूं इफ अ रॉड इज इंसर्टेड ऑफ म्यू रिलेटिव इज इंसर्टेड, तो क्या अंतर आ जाएगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा म्यू रिलेटिव टाइम्स म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। ए एल वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम लिखा है ना। तो ये किस किस पे डिपेंड किया सेल्फ इंडक्टेंस? अब इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। और कैपेसिटर जैसे ही तो हो रहा है, के एप्सिलॉन ए बाई डी, मीडियम और ज्योमेट्री पे वो डिपेंड कर रहा था, वैसे ये मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। और दरअसल यही सॉलिड, यही इंडक्टर का सिंबल है। इंडक्टर का सिंबल ही ये है, सोलेनॉइड। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही कैपेसिटर का सिंबल बना दिया था, जिगजैग पाथ से रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया। ओ ये समझ में, रेजिस्टेंस का सिंबल, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूव करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट में नहीं जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया। कैपेसिटर तो ज्योमेट्री से, इसका भी ज्योमेट्री से निकाल दिया। ये बैटरी का कहां से बनाया? इलेक्ट्रोड से। अरे इलेक्ट्रोड के तार नहीं डले होते इसमें, समझ गया ना? तो ये इलेक्ट्रोड की डंडी डली है, उसी से बैटरी का सिंबल बना दिया है। ये ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या चीज है? ये ओमेगा क्या चीज है? ये क्वेश्चन कुछ और चल रहा है, ओमेगा कहां से आ गया? अरे वो तो ग्रीक लेटर है, उसका फिजिक्स से क्या लेना देना? कहां का कहां फिट कर दिए।
वैसे ही रिजल्ट याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस का कि क्या निकल के आया, वो रिजल्ट याद रखना है। स्कूल में डेरिवेशन आता है और डेफिनेशन आती है, मैं दोनों लिखवा चुका हूं। अभी तक कहा जाए स्कूल के में ये खत्म हो गया लगभग स्कूल का पार्ट। स्कूल में 3 ही चीजें पूछी जाती हैं। पहला फैराडे लॉ और लेंज लॉ का स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट, और अगला 2 सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन और सेल्फ इंडक्टेंस इसका प्रूफ। इतना ही है स्कूल में तो। फ्रीक्वेंसी क्यों आती? जब भी अपोज करोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्यों? कुछ भी बिल्कुल नहीं। जब तक डिफरेंशियल सॉल्व नहीं कर लेते कहां से पता चलेगा ऐसे बनेगा? चलो चलो, तो अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। अब तो इंडक्टर में, इंडक्टर ये सिंबल है, तो पहला फ्लक्स लिंक्ड और ये है एल आई। पहला 1 मिनट पॉइंट मुझे लिखना चाहिए, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। दूसरा पॉइंट फ्लक्स लिंक्ड, इट डिपेंड्स ऑन करेंट एल आई। तीसरा ईएमएफ इंड्यूस्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, तो ये बनेगा एल डी आई बाय डी टी। नेगेटिव क्या सजेस्ट कर रहा है कि करंट बढ़ रहा होगा तो उसको अपोज करेगा, घट रहा होगा तो सपोर्ट करेगा। नेगेटिव शोज इट अपोजेस चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब समझिएगा, इसका क्या मतलब है देखें, यहीं लिख ही देता हूं 3 केसेस बना के तो शायद समझ में आ जाए। पहला केस, अगर यहां करंट 2 एम्पियर कांस्टेंट है, एक क्वेश्चन में यहां करंट 2 एम्पियर है लेकिन बदल रहा है, इंक्रीजिंग एट रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड। तीसरे में भी करंट 2 एम्पियर है लेकिन डिक्रीजिंग एट रेट 2 या 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। अब जरा समझिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस मान लो 10 मिली हेनरी ईच, तो बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यहां पे ड्रॉप 0 झिलाए क्योंकि करंट कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे करंट बढ़ रहा है, तो यहां पे जो बैटरी इस करंट को अपोज करेगी, क्या ये समझ में आया? और 10 मिली हेनरी इंटू दिस एल डी आई बाई डी टी, तो 10 मिली वोल्ट, और यहां पे ये करंट इस तरफ और ये घट रहा है, तो 0.2 इंटू 10 2 मिली वोल्ट। तो यहां इसमें अंतर और कैपेसिटर में अंतर और रेजिस्टर में ड्रॉप, ये तीनों में थोड़ा सा अलग अलग आया। यहां पे करंट आई तो यहां ड्रॉप आई आर है, यहां ड्रॉप Q बाय C है, यहां ड्रॉप एल डी आई बाय डी टी है। वहां ड्रॉप करंट पे डिपेंड कर रहा है, यहां करंट के इंटीग्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहां करंट के डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई? तो
तो यहां करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, यहां चाहिए करंट ने कितना चार्ज जमा कर दिया है, और यहां पे हमें चाहिए उसका भी डेरिवेटिव करंट का कि किस रेट से बदल रहा है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट इसमें एनर्जी स्टोर्ड बाय सोलेनॉइड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इंडक्टर या सोलेनॉइड, बाय इंडक्टर लिख लेता हूं, सोलेनॉइड क्यों लिखा। तो यहां हमें समझना है पहला इंडक्टर किसकी प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल मतलब ज्योमेट्री और मीडियम। दूसरा फ्लक्स अगर निकालना है तो सीधे एल आई मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो एल आई को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और एनर्जी स्टोर निकालना है तो ये अब हमें सोचना पड़ेगा एनर्जी स्टोर कैसे निकलेगी। इसके लिए स्ट्रैटेजी मैं लास्ट वाले के लिए क्या लिख रहा हूं, लेट करेंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू आई एम्पियर इन इंडक्टर। तो अब जरा सोचिए अगर करंट 0 से आई हो रहा है तो इसकी बैटरी क्या समझ में आ रही है, एल डी आई बाई डी टी ऐसी बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में करंट ग्रो कर रहा है। 0 से आई आया इन इंडक्टर, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब स्मॉल आई था ड्रॉप इतना था। और क्या ये बैटरी समझ में आ रही है, ये बैटरी इससे चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। बैटरी इसको अपोज कर रहा है और अपोज करेगा तभी तो एनर्जी छीनेगा। तो एनर्जी ड्रॉन बाय बैटरी, ड्रॉन या बेहतर है मैं लिखूं एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, कितनी बनी, आई इंटू एल डी आई बाय डी टी लिख सकता हूं। ये डी यू आया तो टोटल एनर्जी, इसे डी यू लिख रहा हूं, इज इक्वल टू आई इंटू एल डी आई बाय डी टी। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, एल आई डी आई बाय डी टी, ये पावर है, इंटू डी टी। समझ में आया, पावर इंटू टाइम, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी डी यू इन टाइम डी टी, ये आया तो एल आई डी आई। और बताओ इसका इंटीग्रेशन, 0 से आई हाफ एल आई स्क्वायर। और ये प्रूफ कैपेसिटर के प्रूफ जैसा है बिल्कुल। जैसे इसमें अगर किसी भी समय Q था और डी क्यू गया तो वर्क डन कितना है, डी क्यू इंटू क्यू बाय सी, ये डी यू है, इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2c। और ये कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, बताओ ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक है। किस फॉर्म, सोलेनॉइड के अंदर कौन सा फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक एनर्जी कहेंगे। और ये कितनी आई, हाफ एल आई स्क्वायर। और स्क्वायर ये सजेस्ट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो एनर्जी तो यही आएगी, पॉजिटिव ही बनेगी। If 60 milliweber flux is linked with coil when 2 ampere current flows in it, which is increasing at rate 0.1 ampere per second. Fine. At this instant, find self inductance, energy stored by coil,
चलो तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई डेफिनेशन है, और किसी भी समय का फ्लक्स 60 मिली वेबर, एल करंट 2 एंपियर, तो एल की वैल्यू आई 30 मिली हेनरी। ऐसा यूनिट में चल रहा है सब कुछ। एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉइल, फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ 30 मिली हेनरी इंटू करेंट 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 60 मिली जूल। लेकिन ये करंट बदल रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो एल डी आई बाय डी टी होगा। मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, या लगा भी सकता हूं, लगाना हो लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। एल एल कितना है 30 मिली, डी आई बाई डी टी कितना है 0.1, तो आंसर आया कितना -3 मिली वोल्ट। ये -3 मिली वोल्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरफ करंट है उसके अपोजिट ये बैटरी बनी है। और लास्ट तो हमें इससे क्या पता चला कि करंट ऐसे जा रहा है इस इंस्टेंट पे 2 एंपियर, लेकिन ये -3 मिली वोल्ट की बैटरी अपोज कर रही है। अब माइनस हटा दो, अब हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो बताओ मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, और इसका रेट ऑफ चेंज डी यू बाई डी टी, इसे हाफ एल 2i डी आई बाय डी टी। क्या दिख रहा है कि यह हमें पहले से पता था यह आंसर? या तो आप डेरिवेटिव करके निकालो, या कैसे करो, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। सोचो क्या हुआ, जिस रेट से ये बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी उसी रेट से इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। चूंकि ये अपोज कर रही है, और अब आपको जस्टिफाई लगेगा लेंज लॉ, चूंकि ये बैटरी अपोज कर रही है तो इससे एनर्जी छीन रही है, और वो छीन रही है तो अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। और सही बात है, करंट बढ़ ही तो रहा है। और अब समझ में आया, करंट घट रहा होता तो क्या होता, ये बैटरी सपोर्ट करती, एनर्जी सप्लाई करती, और सप्लाई करने के लिए एनर्जी कहां से आती, खुद की स्टोर्ड एनर्जी लॉस हो जाती। और ये अब आपको इसकी याद दिलाएगा, कैपेसिटर में भी यही हुआ था। या तो क्यू स्क्वायर बाय 2c इसकी एनर्जी है, डी यू बाय डी टी क्या बनेगा 2q डी क्यू बाय डी टी बाय 2c, क्यू बाय सी इंटू करेंट, और क्यू बाय सी इंटू करेंट क्या है, ये जो बैटरी है क्यू बाय सी की, ये करंट है। और क्या ये समझ में आ रहा है, इस केस में ये बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। सही बात है, कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है ना, तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये अपोज करेगा तभी तो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इंट्यूटिव है सब कुछ। तो लास्ट का आंसर आया एल डी आई बाई डी टी 3 और 2 कितना आया 6 मिली जूल पर सेकेंड, और प्लस का क्योंकि इसकी एनर्जी तो बढ़ रही है। बुकलेट के इलस्ट्रेशन 34, 35, 36, 37। और एक्सरसाइज 11 के वन टू सिक्स एरिया रेडियस दी है ना। सुनो, टोरॉइड नहीं है वो, सोलेनॉइड नहीं है, टोरॉइड है।
चलो हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 का आंसर क्या आ गया? आगरा। आगरा, एल डी आई बाई डी टी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लो। चलो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन आई बाय 2 पाई आर। टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड याद है? याद दिलाता हूं ऐसा, और इस पे अगर आर रेडियस की एम्पियर लूप लें तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई होता है। तो b की वैल्यू म्यू 0 एन बाय 2 पाई आर इंटू आई। ये म्यू 0 एन आई ही बन गया। लेकिन यहां रेडियस अगर ये बदल रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, लेकिन इन्होंने कहा है उस असर को निग्लेक्ट कर दो और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान लो। तो ये आया, तो इसको म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाय 2 पाई आर इंटू आई, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या आ रहा है आंसर? चेन्नई। तो टॉरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ये, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ये। क्वेश्चन 6 में बैक ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होता है। ईएमएफ आया 100 वोल्ट, एल नहीं पता, डी आई बाई डी टी 0.25 से 0, और टाइम कितना लगा? 0.0025। तो क्या एक जीरो ज्यादा लगा दिया? ओके, तो 100 इक्वल टू एल इंटू 10, तो एल की वैल्यू 10 हेनरी। मिली सेकेंड है तो मिली हेनरी। अब देखिए, सॉल्विंग सर्किट्स इन्वॉल्विंग इंडक्टेंस विथ इंडक्टर। बातें करना बंद करें। इंडक्टर का सर्किट, तो पहला मैं देखता हूं इंडक्टर ओनली अगर होता तो अकेला इंडक्टर है, और अगर मैंने एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं सीधे। एग्जाम्पल 1, पहले तो ये समझिए कि अगर इस पे मान लो करंट होता 3 एम्पियर और डिक्रीजिंग एट 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, और ये मान लो 1.5 हेनरी, 2 ओम, 6 वोल्ट। अब पहला क्वेश्चन था मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले केवीएल कैसे लगाना है वो देखो। तो VA अगर इंडक्टर को क्रॉस करोगे तो एक एल डी आई बाई डी टी का चेंज आएगा। एल इतना है, डी आई बाई डी टी 0.5 है, तो एल डी आई बाई डी टी 0.75। अब ये 0.75 वोल्ट जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। पक्का समझ में आया? क्योंकि इसकी जो बैटरी बनेगी वो ऐसी बनेगी, लेकिन IR घटेगा और 6 बढ़ेगा इक्वल टू VB। पहले ये समझ में आया कि इसमें KVL कैसे लगना है? ठीक है, तो ओवरऑल इसमें KVL शायद अब आप एग्जाम्पल 2 में ज्यादा बेहतर तरीके से समझें कि KVL का सेंस यहां क्या है। कि मान लो ये कुछ ऐसा होता और इस समय करंट I है, एक ही बैटरी रखता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है बैटरी, ये E L C R, और इसका इस समय मान लो चार्ज दिया है Q। तो इस पूरी लूप में KVL कैसे लगता? यहां से जाओ, E बढ़ा और यहां पे L DI बाय DT घटा। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने यहां पे इस डायरेक्शन में एक एल डी आई बाई डी टी लगा दिया और इस डायरेक्शन में ये Q बाय C बनाया। इंस्टेंटेनियस बैटरी इसकी एल डी आई बाई डी टी की बनेगी। और देखिए इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो गया तो इस बैटरी का साइन बदल जाएगा, ये सपोर्ट करने लगेगा। तो समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय क्या करना है? जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें अपोज करने वाला एल डी आई बाई डी टी बना दो, वो अपने आप ही जब सपोर्ट करना होगा वो सपोर्ट कर देगा। इसमें क्या बनेगा? Q बाय C का ड्रॉप
और करंट इसमें आई आर का ड्रॉप इक्वल टू 0। लेकिन दिख रहा है ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि d2q बाय डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाय सी माइनस डी क्यू बाय डी टी आर इक्वल टू 0। तो आज की क्लास में हम ये सॉल्व करना नहीं देखेंगे कि ये डिफरेंशियल सॉल्व कैसे करनी है, लिखना कैसे है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो पक्का समझ में आया क्या करना है। इंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है उसको अपोज करने वाला एल डी आई बाई डी टी बना दो, वो अपने आप मैथमेटिक्स बाकी सब कुछ संभाल लेगी। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं नहीं दिया रेजिस्टेंस, इसमें नहीं दिया मतलब 0 है, तभी तो सॉल्व करवा रहा हूं। अकेली डिफरेंशियल थोड़ी बनवाई, बाकी में डिफरेंशियल बनवाई है, उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आ गए हैं, ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगी। डिफरेंशियल तो बनानी पड़ेगी लेकिन सॉल्व आसानी से हो जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये समझना है, किसी भी समय पे इंडक्टर पे अगर करंट आई है तो इस पे एल डी आई बाई डी टी की बैटरी उल्टी बनेगी। तो डिफरेंशियल में E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल बनी। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू E बाय एल, और इंटीग्रेशन कर दें तो I की वैल्यू E बाय एल इंटू टी, और कांस्टेंट 0 क्योंकि इनिशियली करंट 0 था। तो बस हो गया, पहले में करंट आया E बाय एल इंटू टाइम, दूसरे में एनर्जी आई हाफ एल E बाय एल इंटू टाइम का होल स्क्वायर, तो E स्क्वायर बाय 2L टी स्क्वायर। तीसरे में वर्क डन बाय बैटरी पूछा है, और वर्क डन बाय बैटरी आएगा डी क्यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, यही तो होगा इंटीग्रेशन। चार्ज फ्लोन वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इंटू टाइम टी इंटू वोल्टेज। लेकिन चार्ज फ्लोन कैसे मिलेगा? करंट का इंटीग्रेशन। तो और चार्ज फ्लोन के लिए हम लिखेंगे आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टाइम टी इंटू ई एम एफ, और 0 से टाइम टी इंटीग्रेशन करो तो क्या बनेगा? E बाय एल टी स्क्वायर बाय 2 इंटू ई स्क्वायर बाय 2L टी स्क्वायर। और मेरे ख्याल से इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, जितना भी बैटरी ने वर्क किया है वही की वही स्टोर हुआ है, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस तो था ही नहीं जो एनर्जी डिसिपेट करे, तो यहां पूरा इसका वर्क डन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, इक्वल टू स्विच ओपन है ना, हाँ तो स्विच क्लोज करेगा, इंडक्टर क्या करंट बढ़ने देगा? अगर सडनली करंट आ जाता तो डी आई बाई डी टी इंफिनिटी हो जाता, इस पे वोल्टेज ड्रॉप इंफिनिटी आ जाता। क्या ये पॉसिबल है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसने कहा कि एक बैटरी है जो डॉट सपोर्टिंग है, मतलब बैटरी ऐसी है, और कितने की? 3 वोल्ट की। आया समझ में? तो B इंटू एरिया फ्लक्स है, तो EMF इतना बना, और इस लूप में एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन क्या समझ में आया, इस लूप में एक इंडक्टेंस भी है, क्योंकि इस लूप का एक इंडक्टेंस 2 हेनरी दे रखा है। तो 2 हेनरी इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, ये 2 हेनरी। और अगर किसी भी समय पे करंट आई मानू, किसी भी समय पे करंट आई मानू, तो इस पे ड्रॉप आई आर होगा, लेकिन ये इसको अपोज करेगा, एल डी आई बाय
dt। और अब लूप में घूम जाऊं तो क्या बना, 3 बढ़ा एल डी आई बाई डी टी घटा आई आर घटा इक्वल टू 0। सोचो, तो दरअसल बैटरी देने का तरीका यह था, इसने एक बैटरी बनाई, रेजिस्टेंस अगर इंडक्टेंस होता ही नहीं तो दिस बाय दिस सीधे करंट मिल जाता, लेकिन इंडक्टर होने की वजह से करंट डायरेक्ट नहीं बढ़ पा रहा है, करंट को बढ़ने से ये रोक रहा है। तो 3 वोल्ट माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, तो ईएमएफ कितना है 3, एल डी आई बाई डी टी 2 डी आई बाई डी टी माइनस 5i इक्वल टू 0। तो यहां डी आई बाई डी टी इसकी वैल्यू क्या बनी, 3/2 माइनस 5i बाय 2। समझ गए? और सॉल्व करने पे i की वैल्यू 3/5 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाय टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल टू 2/5। कोई बात नहीं, ये अगली क्लास में हम यही सीखेंगे। तो ये डिफरेंशियल बना ली, इनका डायरेक्ट आंसर लिखना सीखेंगे अगली क्लास में। अभी तो मैथ्स का क्वेश्चन मान लो, आपको पता है ये इधर उधर ले जाके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे हम, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये उसकी अगली डीसीटी है, ये लास्ट 2 जो डीसीटी बची हैं, एक डीसीटी में ये करेंगे, उसकी अगली डीसीटी में ये करेंगे। समझ गए? चलो, तो किसी भी समय पे इन्होंने जो वेरिएबल दिया है वो क्या है, चार्ज क्यू फ्लोन। तो क्यू इसमें फ्लो किया, इसमें आया क्यू माइनस आई, तो करंट आई मान लो, चार्ज क्यू मान लो, तो यहां ये आई को अपोज करने वाली बैटरी एल डी आई बाई डी टी। अब ये डिफरेंशियल लिख लें, क्या बनेगी, तो Q माइनस क्यू बाय सी बढ़ा एल डी आई बाई डी टी घटा आई आर घटा इक्वल टू 0। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि डी क्यू बाई डी टी ही यहां आई है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है, और मैंने चार्ज क्यू फ्लोन माना है, लिखा है क्वेश्चन में Q एज चार्ज फ्लोन। तो डी क्यू बाई डी टी को अगर I छाप दें तो यह बना Q माइनस क्यू बाय सी एल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी क्यू बाय डी टी इंटू आर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझे कि करंट ऐसे बनाओ, एल डी आई बाई डी टी इधर बनाओ, पूरी लूप में घूम जाओ। अगला कॉन्सेप्ट इसमें लास्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। ये दरअसल हम लगभग पढ़ चुके हैं, बातें करना बंद करिए। सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया कि खुद में जो करंट था उसकी वजह से खुद में ही एक फ्लक्स बन गया और वो एल आई आया, ईएमएफ एक बैक आया एल डी आई बाय डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, करंट किसी और में, फ्लक्स किसी और से। कुछ समझ में आया? मतलब इसमें करंट भेज के इसका फ्लक्स निकालना है। तो ये अगर कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली क्या करना है, इसमें करंट भेजने पे इस पे कितना फ्लक्स आ रहा है। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसका एरिया। और अगर ये लेंथ x है और ये r है, r में स्मॉल मान रहा हूं, तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको थोड़ा और गंदा कर दूं, इसके टर्म्स n1 है, इसके टर्म्स n2 है, तो n2 यहां आता, लेकिन इसमें एक n1 और आता। क्या समझ में आया? टर्म्स n2 है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में n1 आता, तो n1 l2 मल्टीप्लाई हो जाते। तो ये जो बनेगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू n1 इंटू n2 इंटू आई। और घबराए ना, यहां जो भी बना है आई का जो कोइफिशिएंट है इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और जरा ये देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री, मटेरियल का रोल आएगा। अगर इसमें आयरन रॉड डाल देते तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता। तो मीडियम, ज्योमेट्री, देयर इज वन मोर थिंग जो इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं दी है। अगर ये कॉइल ऐसी रखी होती, अब फ्लक्स कितना आता? 0। तो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये कॉइल तिरछी रखी होती किसी एंगल थीटा पे, आया समझ में? तो मैं तिरछी रखी दूं, ठीक है। अगर ये ऐसे थीटा पे रखी होती तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा बनता, इसका एरिया वेक्टर इधर आता, ये एंगल थीटा बनता, तो आंसर में N2BA cos थीटा बनता, cos थीटा इंटू करेंट I बनता। तो अब हमें पता चला कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो M डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, मीडियम और ओरिएंटेशन, और एक्चुअली सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन। अब सेपरेशन ओरिएंटेशन कहा जाए वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन मैं अलग से लिख दे रहा हूं। उनके बीच में गैप कितना है, ओरिएंटेशन कितना है, और ज्योमेट्री क्या थी। नंबर ऑफ टर्न्स ज्योमेट्री के अंदर आ गए। और उम्मीद है आपको याद होगा कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा वाला दिखाया था, एलईडी जल रही थी, तो उसमें जब मैं इसको ओरिएंटेशन बदल रहा था तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल रहा था। जैसे इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 है, इसमें मैं करंट भेजूंगा तो इसमें फ्लक्स आएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कॉइल ऐसी रखी होती तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लिंक तभी होगा जब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान है। एक में करंट भेज के दूसरे से फ्लक्स निकालना है। एक कोएफिशिएंट आएगा, उसे हम m कहेंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे हम, कैलकुलेशन में ऐसी जुगाड़ दी गई होगी कि आपसे निकल जाए। लिख लिया ना आप? तो एक में करंट होगा, दूसरे से फ्लक्स निकालो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो कुछ क्वेश्चन कर दो। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फॉलोइंग, और ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी वेबर ही है। क्योंकि फ्लक्स MI। चलो तो पहला क्वेश्चन है, हाँ इसमें इसके टर्न्स N1, इसके टर्न्स N2, इसकी रेडियस R,
बाहर की रेडियस कैपिटल आर, इसमें करंट है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगले क्वेश्चन में
क्या करंट एक किसी में भेज दो, इसमें ठीक है, एक किसी में मैंने करंट भेज दिया, इसमें किसी एक में भेज दो। क्या ये N2 है, N1 है, क्या दिक्कत है? पर हाँ, स्मॉल n मतलब पर यूनिट लेंथ है। चलो देखो स्ट्रैटेजी। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में इसमें करंट भेजा तो इस पूरे पे एक क्रॉस फील्ड पैदा हो गया होगा, इस वजह से इस पे फ्लक्स कितना आया ये चाहिए, तो फ्लक्स आया होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड होगा N1 टाइम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई बाय आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। यहां I के अलावा जो बचा है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इसमें करंट भेजा, उसमें फ्लक्स निकाला। यही दूसरे क्वेश्चन में एक्सटेंशन करेंगे हम बिल्कुल इसी चीज का। इसकी वजह से क्रॉस फील्ड अंदर आएगी, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i बाय एक्स इंटू एल डी एक्स का इंटीग्रेशन a से a प्लस एल। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2il लॉग a प्लस एल बाय ए। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस I के अलावा जो बचा वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ये फ्लक्स के कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, फ्लक्स इन कॉइल 1। तो ये आता इसके नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इनटू एरिया ऑफ 1। ये समझ में आया क्या हुआ? कॉइल 1 में अगर आंसर चाहिए तो खुद के टर्न्स, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, खुद का एरिया, हालांकि एरिया दोनों का बराबर है, और n1 की वैल्यू स्मॉल n1 इंटू एल। ये समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 n2 I और एरिया पाई आर स्क्वायर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बना, और एक म्यू रिलेटिव भी आएगा, म्यू रिलेटिव टाइम्स म्यू 0 n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल। क्या ये म्यू रिलेटिव टाइम्स म्यू 0 n2 I। तो आंसर समझ में आया? म्यू रिलेटिव टाइम्स म्यू 0 n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात देखें, बातें करना बंद करिए। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैंने करंट वाइट में भेजा होता, मतलब फ्लक्स इन कॉइल 2 निकाला होता, तो ये क्या बनता? N2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू 1 इंटू A2, यही आता।
n2 और ये स्मॉल n2 इंटू एल, ये म्यू जीरो n1 इंटू आई टाइम्स म्यू रिलेटिव इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या दिख रहा है? m की वैल्यू म्यू रिलेटिव म्यू जीरो n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल। इसको मैं नाम दूं म्यू वन ड्यू टू टू, इसको नाम दूं म्यू टू ड्यू टू वन। दोनों बराबर आए। यही वजह थी कि इस क्वेश्चन में मैंने करंट इनिशियली नहीं बनाया था, क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं कि करंट इसमें भेज के उसका निकालते हो कि इसमें भेज के दूसरे वाले का निकालते हो। अब जरा हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन तो मैंने इसमें भी नहीं बनाई थी इनिशियली। चलो, इसमें तो ये लग भी रहा था कि एक सा आना चाहिए। अब हम जरा देखते हैं इसमें एक सा आता है कि नहीं। ये ढंग से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये करंट आई, इसकी रेडियस R2, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द स्पेस ऐसा मौजूद है, और एक छोटी कॉइल अंदर रखी हुई है, छोटा सोलेनॉइड। तो मैं व्हाइट वाले को 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, तो फ्लक्स इन 2 ये कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 के, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 इनटू एरिया। एरिया कौन सा? छोटा वाला, क्योंकि भले ही फील्ड पूरे में है लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए फ्लक्स। तो n2 की वैल्यू n2 इंटू एल, बी ड्यू टू 1 म्यू जीरो n1 आई, एरिया पाई r1 स्क्वायर। हाँ, R1 ही लिया है मैंने। ओके, ये R1 R2 कंफ्यूज करेंगे, है ना? ओके, तो मुझे ये 1 है, ये 2 है, तो फ्लक्स इन 1 चाहिए। अब ठीक है, तो आंसर आया। इसे अगर मैं कंपेयर करूं M12I से, तो M12 की वैल्यू आई म्यू जीरो n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल। तो ध्यान दीजिए, फील्ड लाइन बड़े स्पेस में थी इसमें, लेकिन हमें फ्लक्स इससे निकालना है, इसीलिए हमने एरिया ये वाला लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसमें करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसमें करंट भेजते हैं। अगर इसमें करंट भेजा तो फील्ड लाइन सिर्फ यहां होंगी। क्या सोच पा रहे हो? बाहर तो फील्ड लाइन बनेगी ही नहीं, तो भले ही उसका एरिया ज्यादा है। बात समझ में आई? ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। फ्लक्स इन कॉइल 2, नंबर ऑफ टर्न्स 2 के, म्यूजी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, लेकिन एरिया कौन सा यूज होगा? पाई r1 स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि फील्ड एग्जिस्ट ओनली इनसाइड स्मॉलर सोलेनॉइड, इनसाइड स्मॉलर कॉइल। और अब अगर इसको सुधार दूं तो n2l म्यू जीरो n1i इंटू पाई r1 स्क्वायर, और ये m21 इंटू आई, तो m21 की वैल्यू क्या बनी? म्यू जीरो n1 n2 पाई r स्क्वायर l। और कुछ रिलेशन दिखा यहां, दरअसल ये हमने दो स्पेशल केसेस के लिए M12 M21 निकाला,
लेकिन ये बियॉन्ड स्कोप है कि ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं। मतलब सरप्राइजिंगली M12 और M21 किसी भी सिस्टम का निकाल लो हमेशा बराबर आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं गया होगा कि करंट किसमें रखना है, जिसमें आसान पड़े उसमें करंट भेज देना। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो मैंने दो लूप ली थी, इसमें करंट भेज के इसका फ्लक्स निकालता तो फाई आता MI, और इसमें करंट भेज के अगर मैं इसका फ्लक्स निकालता तो इसका भी MI आता। मतलब इसकी लाइन जितनी इससे लिंक होंगी उतनी ही लाइन इसकी इससे लिंक होंगी। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ कि ये टर्म सिलेबस में M12 इक्वल टू M21, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि यह देने की जरूरत नहीं है कि किसमें करंट भेज के किसका निकालना है। अब एक छोटा सा डाउट इसमें लेकिन हमेशा रहेगा। देखिए, इसमें करंट भेजा, इसमें निकाला, इसमें करंट भेजा, इसमें निकाला, और यह समझ में आ रहा है सही बात है कि यह आंसर सही आ सकता है। क्यों? इसमें करंट भेजते पूरे में क्रॉस बनता, लेकिन इस पूरे क्रॉस का छोटा सा हिस्सा इससे निकालना है। जब इसमें भेजते तो यहां क्रॉस बनता, यहां डॉट बनता, लेकिन ध्यान दें जितने क्रॉस हैं उतने डॉट यहां नहीं है, थ्रू आउट द स्पेस उतने डॉट हैं। तो यह मत सोचना कि क्रॉस और डॉट तो कट गए, क्रॉस ज्यादा है डॉट कम है। पूरा इनफाइनाइट स्पेस ले लूंगा तब उन सब के डॉट इन क्रॉस के बराबर होंगे। तो क्या समझ में आ रहा है? इससे जो फ्लक्स निकलेगा नेट क्रॉस ही आएगा, इससे जो फ्लक्स नेट आएगा इट विल बी क्रॉस, और इससे फ्लक्स नेट आया वो तो क्रॉस दिख ही रहा था। तो इसमें समझ में आ रहा है पूरे फ्लक्स का छोटा सा हिस्सा इससे आया, इसमें भी इस फ्लक्स और इस फ्लक्स का कैंसल आउट हो गया, जो बाहर निकलता डॉट वही नेट इसका फ्लक्स होगा। समझ गए? बाहर जो डॉट निकलता वो मैग्नीट्यूड में, उसको पलट के इसको देना पड़ेगा। लेकिन समस्या बहुत बड़ी आ रही है इस क्वेश्चन में। इसमें करंट भेज के इसके फ्लक्स का सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें करंट भेज के एक लाइन में फ्लक्स का क्या सेंस है? समझ गया ना क्वेश्चन क्या है? कि यहां तो ठीक है, कन्विंस हो रहे हैं लगभग कि चलो आ गया होगा आंसर। इसमें तो गड़बड़ी लग रहा है, इसमें करंट भेजा इसका फ्लक्स और इसमें करंट भेजा इसका फ्लक्स, दूसरे का तो सेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है सेंस? दरअसल ये जो वायर है, क्या ये समझ में आया? ये वायर भी एक लूप है पूरी। किस वायर को, क्योंकि इंफिनिटी पे अगर बाकी वायर होते तो उन तीनों का रोल नहीं आता, अकेले इसका आता। तो ये वायर भी एक लूप ही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि करंट कैरिंग लूप ही होती है हमेशा। क्योंकि ऐसा करंट अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ गलत हो जाएगा। इस करंट को तो वापस जाना पड़ेगा। अब आप कहो कि अगर ऐसा है तो ठीक है, यहां चार्ज स्टोर हो रहा होगा तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो अगर आप ये कहने लगे कि चार्ज स्टोर हो रहा होगा तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट है फिर, और अगर चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है तो फिर करंट को वापस आना पड़ेगा। तो दोनों ही में हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो वो दूसरी लूप बनी ही होगी। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं सिलेबस में नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जिसका आसान पड़े वो निकाल दो। जैसे आप इससे इसका तो निकलेगा नहीं हमसे, इसकी वजह से इसका नहीं निकाल सकते, लेकिन बाहर की वजह से अंदर का निकाल सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देखिए, अंग्रेजी पढ़ें। करंट इन कॉइल 2 चेंजेस एट रेट 0.3, ईएमएफ इज डेवलप्ड इन कॉइल 1 होना चाहिए। तो ईएमएफ इन कॉइल 1, तो फ्लक्स इन 1 इज इक्वल टू M12
आई इन टू, दिख रहा है? तो ईएमएफ इन वन माइनस M12 di2/dt। और अच्छी बात है, अगर ईएमएफ इन टू निकालना है तो M21 di1/dt, लेकिन M12 और M21 तो बराबर ही होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं कि किसकी वजह से किसका। तो एक का ईएमएफ कितना आया, 6 मिली वोल्ट, दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट कितना, 0.3, तो ये कितना आया, 20 मिली हेनरी। मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दो, ठीक? अरे क्या की स्टोरी, अभी खत्म कहां हुआ? अरे खत्म ही नहीं हुआ अभी, स्टोरी कहां से आ जाएगी? बातें करना बंद करिए। और लास्ट पॉइंट इसमें, लास्ट कॉन्सेप्ट, इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर एक से ज्यादा इंडक्टर सीरीज में होते, जैसे ये L1 है, ये L2 है, अगर इसमें से करंट आई जा रहा है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर दूं, L इक्विवेलेंट, तो ये फील करिए, जो ड्रॉप इस पे होता, एक ड्रॉप इस पे होता, एक ड्रॉप इस पे होता, बताओ इस पे ड्रॉप कितने का है, L1 di/dt, इस पे L2 di/dt, इस पे L इक्विवेलेंट di/dt। सेम करंट रखने पे सेम ड्रॉप आना चाहिए, और कंपेयर कर दूं तो क्या मिलेगा, L1 प्लस L2 इक्वल टू L इक्विवेलेंट। तो सीरीज में ये डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो रेजिस्टेंस की तरह ऐड हो जाएंगे। चलो, और होपफुली पैरेलल का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अगर इन दो में मैं ये सिंगल से रिप्लेस करना चाहूं L इक्विवेलेंट, तो अगर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो इसमें करंट I1 प्लस I2 है। इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने का मतलब तभी तो है कि वही करंट इसको भेज दे। अब सोचिए इस पे ड्रॉप कितना बनेगा, इस पे ड्रॉप, इस पे ड्रॉप, इस पे ड्रॉप कितना आएगा, L1 di1/dt इक्वल टू L2 di2/dt इक्वल टू L इक्विवेलेंट di1 प्लस I2/dt। और इस बार समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अगर मैं इसको EMF E लिखूं तो ये भी EMF E ही है, तो इन दोनों की वैल्यू ही इसके बराबर है, तो 1 करके अगर ऐड कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। तो हम कैसे सोच रहे हैं इसमें कि अगर ये EMF E माना, तो मैं लिख रहा हूं इसमें di1/dt इक्वल टू E/L1, di2/dt इक्वल टू E/L2, और यहां di1 प्लस I2/dt इज इक्वल टू E/L इक्विवेलेंट। तो मिल गया आंसर, 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 प्लस 1/L2। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि पैरेलल में क्या हुआ,
वोल्टेज सेम थे, di1 बाय dt हमने निकाला वोल्टेज बाय L1, वोल्टेज बाय L2 और वोल्टेज बाय L इक्विवेलेंट। कंपेयर कर दो। तो इंडक्टर और रेजिस्टर लगभग एक जैसे हैं सीरीज और पैरेलल में कंबाइन होने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर ये लिख सकते हो, L 2L 3L 6L L इक्विवेलेंट। बता दो। अरे इस बार चलो अच्छा देता हूं, 6 मिली हेनरी, 12 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी। कि खुश हो जाओ तुम लोग। चलो पहले का आंसर आ गया L इक्विवेलेंट कितना, क्योंकि इसका डबल मतलब ये बीच वाला अब भी हट जाएगा। तो L और 2L का 3L, 3L और 6L का 9L, तो 3 इंटू 9 अपॉन 3 प्लस 9L। आ गया समझ में? 27L बाय 12। अब अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4 नहीं आया, 4 आएगा। 12 और 6 का 4, 4 और 2 का 6, 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 4। अरे अरे टाइम हो गया। बस बस। विथ ऑल इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज। अरे शांत हो जाओ यार, स्टोरी सुनने के लिए आते हो क्लास में? पेपर में नहीं आएगी स्टोरी। बस बस, भरोसा रखो आएगी एक आध दिन। DCT 4 अभी ये आ गया है। क्लास तो एक आध दिन ऐसे छूटे जल्दी, परसों छूटेगी। परसों मेरी पहली है, कल मेरी है। कैसे है कल? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। नहीं, कोई चेंज नहीं है उसमें। पहले जिंदर सर जाने वाले थे कहीं, अब वो नहीं जा रहे। तो एज यूजुअल है जो टाइम टेबल है।